तो आज हम करेंगे अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में यानी बोर्ड एग्जाम में अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें सब में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने अध्याय 1 किया है और अध्याय 3 किया है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वे सभी हमने सीखे हैं, समझे हैं अच्छे प्रकार से। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, ताकि वे भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, सिर्फ आपको ही नहीं पढ़ना है, आपको दूसरों की पढ़ाई भी करवानी है, अपने फ्रेंड्स की। ठीक है, तो बस जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण से जो आया हुआ है पेपर में, पहले आ चुका है ये कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5x, ये अंडर सिर्फ 5 के ऊपर है। ठीक है, x + 1 = 0 के मूल कैसे हैं? दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, दो बराबर वास्तविक मूल हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये दो से अधिक मूल हैं। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके मूल कैसे हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका विविक्त कर यानी डी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अगर डी वो हम चलो आगे बात करेंगे, पहले इसका डी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हल की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? हल की शुरुआत हम करेंगे कि पहले तो ये समीकरण दोहराओ, क्या है कि 2x² माइनस √5x और +1 = 0। ठीक है, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है आपको पता है ना, कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है कि वह ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। तो ax² और +bx और +c = 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो जब हम तुलना करेंगे इससे, तो इससे हमें यानी x के स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो a है। तो a हमारा क्या है? a हमारा है 2 और b हमारा क्या है? b हमारा है माइनस का √5, क्योंकि x के साथ जो है वो b है। तो ये चिन्ह भी लेते हैं इसके साथ। ठीक है, याद रखना है, चिन्ह भी लेना है। ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं हम? तुलना कर रहे हैं। तो ये b हमारा हो गया और c हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब विविक्त कर डी से। ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से। तो इससे हम क्या करते हैं कि b² माइनस 4ac विविक्त कर का फॉर्मूला है ये। इसमें हम मान कर रख के ना, तो इससे हम मान रख के इसमें देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो ये है b हमारा क्या है? माइनस का √5 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, -4 गुणा a हमारा क्या है? 2 और गुणा c हमारा क्या है? 1 है। ठीक है, अब 5 पंजे 25, आपको पता ही है कि भाई देखो भाई अंडर से तो अंडर कट गया और माइनस का स्क्वायर हो गया, तो यानी 5 बचेगा, सीधा 5 ही बचेगा ना। अंडर से भाई अंडर से स्क्वायर कट गया, ये बचा 5। ठीक है, और माइनस यानी 4 दूनी 8, माइनस का 8 एकम 8 और 8 आ गए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसे माइनस कर दो। देखो उल्टे चिन्ह घट जाएंगे और घट जाएंगे क्या हो जाएगा? बड़े वाले का साइन लगेगा यानी माइनस का साइन लगेगा और आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा हमारा 3 और ये माइनस में। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ कि जो d का मान है, d का मान आ रहा है -3। और हमने क्या सीखा था कि जब b² आता है, जब b² माइनस 4ac जब छोटा हो 0 से। ठीक है, 0 से छोटे का साइन इधर की साइड की, भाई इधर को मुंह खुला हुआ है तो यानी ये 0 बड़ा है। ठीक है, छोटा हो तो कोई मूल नहीं होते। ठीक है, तो हमने क्या पता करा कि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, ये 0 से छोटा है तो है, माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि d का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी माइनस की। ठीक है, ऋणात्मक है, अतः समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है। जब ऋणात्मक होता है तो मूल नहीं होते। अगर ये 0 ही आता तो यानी b² माइनस 4ac बराबर होता 0 के, तो 2 समान मूल होते। ठीक है, जैसे हमारा ये है 2 वास्तविक मूल बराबर वास्तविक मूल होते अगर बराबर आता 0 के। ठीक है, और अगर 0 से अधिक होता है यानी प्लस की संख्या होती है 1 2 3 4 ज़्यादा आता, तो बस उसके क्या होते कि तो भिन्न भिन्न मूल है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर कौन सा सही है? कोई मूल नहीं निकला है, तो होता है सी आंसर सही है। ठीक है, समझ में आया ना ये कैसे किया हमने? अब बस करते हैं फटाफट अगला प्रश्न। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x + k = 0 के मूल यदि समान है, यानी प्रश्न में हमें दे रखा है कि इसके मूल समान हैं, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अच्छा, उसके लिए हम कैसे करेंगे इसे ज्ञात?
इसके लिए हमें पता है कि भाई इसका मूल समान है, यानी इसके जो मूल समान है, यानी दो बराबर मूल आ रहे हैं इसके, तो मूल बराबर कब आते हैं, जब विविध कर यानी डी का मान जब बराबर होगा जीरो के। यानी अगर हम इसका विविध कर निकाले इसका, यानी डी निकाले इसका, तो उसका मान बराबर होगा जीरो के। ठीक है, समझ रहे हो ना कि उसका मान बराबर होगा जीरो के। तो हम क्या करेंगे, हम सेम वही करेंगे जैसे इसे पिछले प्रश्न में हमने किया है। ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले तो हमें समीकरण उतारना पड़ेगा कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर जीरो। फिर हम क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। तो जब हम तुलना कर देंगे तो इसमें हमें a ज्ञात हो जाएगा। a हमारा है 3, b हमारा है -6 और c हमारा है k। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें पता है कि प्रश्न में हमें दिया है कि विविध कर जो है ना वो समान है इसका। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। ठीक है, कि दिया है मूल समान है। तो अगर मूल समान है तो इसका मतलब यह है कि d बराबर होगा जीरो के। ठीक है, यानी इसका जो मान है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा जीरो के। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न में दे रखा है कि मूल समान है। मूल समान होने की स्थिति यही तो होती है कि जब मूल बराबर होंगे जब ये तो जीरो के बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तभी तो मूल समान होंगे। तो बस इसमें मान रख लेंगे, तो यानी -6 का स्क्वायर -4 गुणा a हमारा है 3 और गुणा c हमारा है k और बराबर जीरो। ठीक है, अब 6 छंग 36 हो जाएगा, ये 36 और 4 दुनिया 4 12 माइनस का 12 k हो जाएगा। ठीक है, बराबर जीरो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ हम हमेशा लिखते हैं, जिसका मान हमें निकालना होता है उसे अकेला छोड़ते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ माइनस का 12 k तो यहाँ ही रह जाएगा और ये प्लस का 36 है, इधर उधर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा किसमें, माइनस के 36 में। ठीक है, अब माइनस से चाहे आप माइनस यहाँ भी काट लो चाहे बाद में काट लो, तो k बराबर हो जाएगा 36 और बटे में 12 हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा में है, और ये 12 हो जाएगा। 12 24 बात 36, तो k का मान क्या आया, k का मान आया है हमारा 3 और यही हमें निकालना था। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना कैसे किया हमने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, समझ में आना। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी पूछ लेना मेरे से। मैं कुछ भी बिल्कुल हेल्प करूँगा आपकी, बिल्कुल पक्की वाली हेल्प करूँगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए होमवर्क भी है। मैं सीधा एक कहूँ कि इसे आप करके देखोगे, इसका आंसर मुझे आप करके बताओगे, मैं आपको बताऊंगा कि आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सेम इसके क्वेश्चन जैसे ही है। देखो, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर जीरो के मूल समान हैं यानी बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस बार m का मान ज्ञात करना है, उस बार k का मान ज्ञात करना था क्योंकि इसमें k था, इसमें m है तो m ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 और 12 हैं, समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। मैं क्यों ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, दोनों द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो है चैप्टर हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इतना हार्ड भी नहीं है। बाई चांस अगर आ गया तो आपको उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, कैसे कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 और 12 है, यानी मूलों का योगफल 7 है और तथा गुणनफल जो है वो 12 है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है और वही आपको समझना है। कैसे कि हमें दिया है कि मूलों का योगफल क्या है, योगफल 7 है। ठीक है, जो शुरुआत में पूछा और शुरुआत में दिया वो उससे रिलेटेड है। और मूलों का गुणनफल बराबर क्या है, 12 है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि समीकरण ज्ञात करो, वह समीकरण जिसके मूलों का योगफल 7 है, मूलों का गुणनफल क्या है, 12 है। ठीक है, अब हम समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि समीकरण क्या है वो, कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और ब्रैकेट बंद करके x लिखना है, मूलों का योगफल x और प्लस मूलों का गुणनफल क्या है, गुणनफल। ठीक है, और बराबर जीरो, यही समीकरण बन जाएगा। इससे इसी फॉर्मूले से समीकरण बन जाएगा आराम से। कैसे कि भाई यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है, 7 है, तो ब्रैकेट में भी 7 कर लो, बाद में खोल लेंगे, और ब्रैकेट बंद x और प्लस फिर मूलों का गुणनफल 12 है और बराबर जीरो। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इसे सही से लिख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 12 बराबर 0, यही हमारा आंसर है। यही समीकरण में ज्ञात करने के लिए कहा था। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको कि अगर आपको मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल दिया है और आपको निकालना है समीकरण, आपको बनाना है समीकरण, तो आप कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही करते हैं अगला प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट तो ये भी है क्योंकि देखो ये भी पेपर में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। ठीक है, कि यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 तो x का मान क्या होगा। और पेपर में आने का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, डिजिट आपको चेंज मिल जाएगी, क्वेश्चन यही होगा सेम टू सेम ही, बस डिजिट आपको अलग मिल सकती है। ठीक है, और करने का तरीका बस आपको वही है जो हम अब करने वाले हैं। अब देखो ये हमें दिया है तो x का मान हमें निकालना है। हल हम कैसे निकालेंगे इसका कि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है ये हमें दे रखा है, हमें x का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, इसकी वज्र गुणा कर लो। ठीक है, जब बराबर हो उसके बराबर से इधर भी बटे में संख्या हो उधर भी बटे में संख्या हो तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके एक ही आएगा। आपको पता है कि इसमें किसी भी मतलब एक की मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है एक ही आएगा। आप 10th क्लास में हो, आपको तो पता ही है। प्लस 5 और बराबर 9 एकम 9 आ जाएगा। अब x² बराबर 9, ये प्लस का इधर है तो ये इधर जाके किसमें हो जाएगा, इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में। तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 5 और ये हो जाएगा x² बराबर 5 6 7 8 9 यानी 4 बचा है। और x बराबर √4 और जो ये हो जाएगा x बराबर भाई 2 हो जाएगा। अब याद रखना जब भी कभी भी अंडर रूट को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। ठीक है, अब या तो इसका मतलब यह है कि x बराबर प्लस का 2 या फिर x बराबर माइनस का 2। ठीक है, यानी ये दोनों इसके मान होंगे और यही हमारा आंसर है। अगर ऑप्शन में आ गया ये क्वेश्चन तो आपको कर देना है इसे कैसे कि भाई समझ के करना है आपको। ठीक है, तो कर लोगे आप आराम से इसे। अब देखो ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कहूँगा मैं, 2-3 बार आया हुआ है पेपर में और इस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को कि ये दिया है समीकरण 5 ब्रैकेट x-5 और x+5 बराबर 55 में x का मान क्या होगा। इसमें अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 ब्रैकेट x-5 लिखा है ये और ये लिखा है x+5 और बराबर 55, यानी तीनों ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, बीच में सब में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर मैं संख्या को ये मल्टीप्लाई में है तो उधर पूछा दूँ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x-5 और x+5 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 55 और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में यानी 5। तो 5 से कटेगा 11 पे आ जाएगा ये। अब आपको पता है a+b किसका फॉर्मूला है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ये किसका फॉर्मूला है तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो भाई, एक एक करके दोनों की मल्टीप्लाई कर दो इसमें कि x की पहले x में फिर x की x5 में, तो क्या हो जाएगा x की x में यानी x स्क्वायर, x की 5 में हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा, साइन की भी करनी है, और फिर 5 की x में यानी माइनस का 5x, फिर आ जाएगा 5 की 5 में यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 11। अब दिख रहा है 5x और माइनस 5x तो दोनों कट गए ये तो। ठीक है, तो बचेगा क्या कि x² माइनस 25 और बराबर 11 हो गया। अब 11 हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे करेंगे x² बराबर 25 या फिर 11 प्लस 25, ये माइनस का इधर जाके इसमें हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और 10 35 और 1 36 यानी x² बराबर 36 हो जाएगा और x बराबर √36 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 6, वो भी प्लस का और माइनस का। बस यही हमारा आंसर है कि x का मान हमारा +-6 आएगा। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया हमने। अब फटाफट करते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना मैं सारे इंपॉर्टेंट ही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो है पेपर में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, अब तक के बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं ये सारे के सारे। तो क्या करना है इसमें, हमें करना है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी प्रकृति का मतलब है कि वे मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, मतलब वास्तविक भिन्न भिन्न मूल हैं, मूल बराबर हैं या फिर कोई मूल नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उससे हम कैसे ज्ञात करेंगे उस प्रकृति को, हम ज्ञात करेंगे विविक्त कर से, यानी d से हमें ज्ञात करना है। तो d बराबर यानी 4 यानी b² माइनस 4ac, इससे हम ज्ञात कर लेंगे आराम से। कैसे कि सबसे पहले तो समीकरण उतारो, समीकरण उतारेंगे कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, ax² माइनस प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं यानी कंपेयर कर रहे हैं। तुलना करने पर जब तुलना कर रहे हैं तो a हमारा हो जाएगा 3 और b हमारा हो जाएगा माइनस का 2√6
एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है पूरा का पूरा, माइनस बी है उसके साथ, और सी बराबर हो जाएगा 2। और ये हमने कर लिया। अब बस हमें क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो डी से यानी डी बराबर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर -4ac, ये तो फॉर्मूला है डी का। तो बस इसमें हमें क्या करना है, मान मान रख लेना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2√6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 गुणा ए हमारा क्या है 3, और गुणा सी हमारा क्या है 2। अब ये कर लो सॉल्व। तो देखो ये स्क्वायर में है, यानी रूट का स्क्वायर अलग करो और संख्या का स्क्वायर अलग करो। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ बनेगा 4, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, -2 यानी 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा, और 6√6 का स्क्वायर क्या होगा भाई, √6 में √6 की गुणा करके 6 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई 6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस का 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 24 हो जाएगा। बस अब क्या करना है, 6 चौक 24, तो 24 और -24, और बस हमें क्या पता चला इससे पता चला कि ये कट गया, यानी जीरो आया, यानी हमें पता चला है कि बी स्क्वायर, इसे लिख लो, अतः बी स्क्वायर -4ac बराबर है 0 के, अतः बराबर मूल है। ठीक है, वास्तविक तथा बराबर मूल है। ठीक है, तो मूल बराबर हैं। अब हमें अगर मूल हैं तो यानी मूलों की प्रकृति है, तो उन्हें हमें यानी अस्तित्व है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात हम कैसे करेंगे, तो मूल ज्ञात करने की आपके पास कौन कौन सी विधि है, द्विघाती सूत्र विधि, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि, और इसके अलावा और भी 1-2 विधि होंगी, तो अगर है तो कर लो। ठीक है, बट जो आपको जिसके देखो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताऊं कि आपको अगर द्विघाती सूत्र विधि पक्की याद करनी है ना, तो वही याद कर लो, क्योंकि उससे चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, चाहे रूट वाला हो चाहे कैसा भी हो, आप किसी के भी मूल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट विधि है द्विघाती सूत्र विधि, तो मैं उससे ही निकालूंगा इसके मूल। तो मूल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इसका ए क्या है, हमने पहले कंपेयर कर रखा है इसका ए, तो ए बराबर है 3, बी है हमारा क्या -2√6, और सी हमारा है 2। अब द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र, वही दोनों बात एक ही है कि द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से क्या है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac, और बटे में हो जाएगा 2a। यही फॉर्मूला है, और यही आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को, क्योंकि बहुत आसान फॉर्मूला है, और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे आप। ठीक है, अब ये b² -4ac क्या है, d है, ये आपको पता ही है, इसका मान हमारा क्या निकल के आया ये भी आपको पता है। तो x बराबर माइनस का b, यानी माइनस का ब्रैकेट माइनस, देखो माइनस तो फॉर्मूले में है, बट ये भी माइनस का है, तो ब्रैकेट में करके -2√6 हो जाएगा, और प्लस माइनस और √ यहाँ b², यानी आपको पता है कि d का मान क्या आ रहा था हमारा 0 आ रहा था, चाहे मैं डायरेक्ट रख दूँ इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बटे में 2a, यानी 2a यानी 2 गुणा a हमारा क्या है 2 तिया भाई, a हमारा क्या है 3 है ना, तो 3 कर लो अभी। चलो ठीक है, अब इसे और कर लो सॉल्व। तो कैसे हो जाएगा ये, x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस का सीधा 2√6 बचा, और ये प्लस माइनस कर लो, चाहे इसे सॉल्व कर लो, प्लस या -0, और बटे में क्या है, बटे में है 2 तिया 6। ठीक है, समझ रहे हो ना कि अगर मैं कहूँ कि x का मान एक बार हम ऋणात्मक लेते हैं, एक बार धनात्मक लेते हैं, तो अगर मैं कहूँगा कि प्लस का चिन्ह लेने पर, क्योंकि हमें पता चला है कि इसके मूल बराबर निकलेंगे, तो देखो हम चेक कर लेते हैं प्लस का चिन्ह लेने पर इसके मूल क्या बनेंगे, कि अगर यहाँ हो गया x बराबर, ये प्लस का ले लिया, प्लस और माइनस, क्योंकि अंडर रूट को सॉल्व करने का प्लस माइनस ले रहे हैं, तो इसका प्लस का चिन्ह ले लिया, तो 0, अगर इसमें 0 जोड़ देंगे हम, तो क्या आएगा हमारा कि 2√6/6। और अगर ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं हम, कि ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक चिन्ह यानी इसमें से कुछ 0 घटाया यानी कुछ नहीं घटाया, तब भी x का मान क्या आएगा 2√6/6। तो ये दोनों मूल ही हैं इसके, चाहे आपके ये भी मूल हैं, चाहे इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, बट आपका यही मूल है और दोनों समान भी आ रहे हैं, तो क्यों करना बेकार में सॉल्व। ठीक है, चाहे इसे और काट सकते हो आप, यहाँ गुणा में है 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा √6/3, और √6/3, तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल डरना नहीं है। तो अब करते हैं अगला प्रश्न। अब देखो, जैसे ये प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल अगर 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी मूल का मतलब क्या हुआ, कि मूल का मतलब है कि हम क्या निकालते हैं, x निकालते हैं ना, यानी x का मान 2 है, तो अगर 2 है तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे इससे पहले तो समीकरण उतारो कि x² + 3x और -p = 0, ये हमें दे रखा है। ठीक है,
तो हमें पता है कि मूल जो है वो 2 है, इसका एक मूल दिया है कि मूल बराबर 2, या फिर एक मूल बराबर दे रखा है हमें 2, 2 ही तो दे रखा है, हाँ दे रखा है 2 ही दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यानी x बराबर 2 रखने पर तो बस इसमें क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 और माइनस p बराबर 0, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0, 6 4 हो गया 10 माइनस p बराबर 0, तो माइनस का p बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। ये धर ले गए हम संख्या को, माइनस से माइनस कटा तो p का मान क्या निकल गया, p का मान निकल गया 10, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, समझने की देर होती है बस, ठीक है। और सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। एक बार और बता देता हूँ कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0 का हमें ज्ञात करना है विविक्त कर, यानी d का मान हमें ज्ञात करना है, यानी विविक्त कर हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0 सिर्फ विविक्त कर ज्ञात करना है, यूँ नहीं बताना कि इसके मूल कैसे हैं। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसे ताकि दिक्कत ना हो, या कहीं ऐसी गड़बड़ तो नहीं होगी ना अभी तक, चलो हुई तो नहीं है, ठीक है। तो इसे करना है क्या कि ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करने पर, यानी तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर हमने कर दिया, तो यानी ए हमारा है 3, बी हमारा है माइनस का 4 और सी हमारा है माइनस का 6। विविक्त कर हमें ज्ञात करना है, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b यानी माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a हमारा क्या है 3 और गुणा c हमारा है माइनस का 6। तो 4 चौक 16 हो गया यहाँ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 24, 24 24 72, तो 72 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 72, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 72 10 82, 83 84 85 86 88, यानी 88 आया हमारा। तो विविक्त कर हमारा क्या आया, डी का मान हमारा है 88, और शायद आप बता सकते हैं प्लस का 88 है, तो इसके मूल कैसे होंगे, इसके भिन्न भिन्न मूल होंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, यानी 88 बड़ा है 0 से, तो इसलिए इसके भिन्न भिन्न मूल होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, पार्क का क्षेत्रफल जो है 240 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा आपको, चित्र बना के ये अच्छे से समझा जा सकता है इस प्रश्न को। तो एक आयत बनाओ, आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यानी लंबाई और चौड़ाई में से हमें क्या पता होना चाहिए, तो जो हम दोनों भुजाएं ज्ञात कर सके। इसमें से कोई सी एक भुजा को हमें x मानना है कि उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, हमें क्या पता होना चाहिए कि हम उसकी दूसरी भुजा ज्ञात कर पाएँ, तो चौड़ाई पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई हमें पता चल गई तो हम उसमें 8 प्लस करके लंबाई कर लेंगे। तो चौड़ाई को हमने मान लिया x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी है, 8 मीटर अधिक है, यानी 8 मीटर अधिक है लंबाई, तो ये हो जाएगी 8 या x प्लस 8 कर लो इसे, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो बस हमने क्या करा कि माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितनी, लंबाई नहीं चौड़ाई करी हमने पहले, तो चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 मीटर, ठीक है। अब हमें दे रखा है क्या कि दिया है क्या दे रखा है हमें कि पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 240 मीटर स्क्वायर है। यानी हमें क्या पता चला इससे, पार्क का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, भाई पार्क कैसा है, आयताकार है, आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखा पता चल गई है। और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 240 है, तो लंबाई कितनी है हमारी, मतलब इसकी, तो ये है x प्लस 8 और चौड़ाई x और बराबर 240। अब इसे सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो x के अंदर गुणा कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा और बराबर 240, यानी x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0। अब या तो आप इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लो, क्योंकि एक द्विघात समीकरण बन गया, या तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लो, या आप द्विघाती सूत्र विधि से सॉल्व कर लो, चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर लो, आप किसी विधि से सॉल्व कर लो। मगर मैं आपसे अगर अपनी राय दूं तो आप द्विघाती सूत्र ही सॉल्व करो, क्योंकि उससे क्या है, वो बहुत आसान विधि है और उससे एक्यूरेट आंसर निकलेगा आपका। कैसे, इसे करके दिखाऊँ क्या,
एक ही करके दिखा देता हूँ, बाकी तो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र में क्या करना पड़ता है कि इसे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना क्यों करी हमने, क्योंकि हमें ए बी सी चाहिए कि a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 8 हो जाएगा और c बराबर -240 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चाहे तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे कर रहा हूँ तो आपको इससे करना है। ठीक है, आप जो भी विधि है जिसमें आप परफेक्ट हो आप उस विधि से करो, और जो किसी विधि में परफेक्ट नहीं है वो द्विघाती सूत्र विधि से करो। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र में क्या है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे में है 2a। ठीक है, तो x बराबर माइनस का b यानी माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो चलो 8 ही कर लो क्योंकि 8 प्लस का ही है हमारा। ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 8 × 64। सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 8 का भाई 8 का स्क्वायर लो, 8 का स्क्वायर -4 गुणा a हमारा है 1 और c हमारा है क्या -240। ठीक है, और बटे में 2a यानी 2 गुणा a हमारा क्या है 1 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, अब तो कर सकते हो ना कि x बराबर माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 × 64 और माइनस माइनस प्लस 24 दूनी 48 चौथी बात है 24 चौका 96 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 960 हो गया। ठीक है, अब बटे में क्या है 2 है तो इसे 2 कर लेंगे। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 8 और प्लस माइनस अंडर रूट, जोड़ लो इन्हें तो 4 का 4 6 6 12 का 2 का हासिल लगा 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा 1 9 और 1 10 यानी 1024 आया। ठीक है, और बटे में 2 आ गया। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या कि x बराबर माइनस का 8 और प्लस माइनस और वर्गमूल सॉल्व करके आएगा हमारा 32। वर्गमूल आप निकाल लेना, देख लेना कैसे निकला, और बटे में 2। अब एक बार आपको क्या करना है, इसे मैं ये कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं अगर आप, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह लेने पर हो जाएगा कि x बराबर 8, कौन सा ऋणात्मक चिन्ह ये वाला। ठीक है, इसकी बात हो रही है, इनमें से लेते हैं हम चिन्ह कि यहाँ तो 8 रहेगा माइनस का और माइनस का 32 और बटे में 2, तो x बराबर 40 वो भी माइनस का बटे में 2 तो 2 से कटेगा 20 तो माइनस का 20 आया, तो x बराबर माइनस का 20। और अगर प्लस का चिन्ह ले रहे हैं हम, ठीक है, अगर हम प्लस का चिन्ह ले रहे हैं तो कब जब आंसर क्या आएगा, तब आएगा x बराबर 8 वो भी माइनस का और प्लस का 32 बटे 2, तो x बराबर देखो 32 में से 8 गए तो आपका बचेगा 8 6 और 2 यानी 24 बचेगा, 24 बटे 2 तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x का मान निकल गया 12। अब आपको समझना है इसका कैसे कि ऋणात्मक चिन्ह हम लेंगे क्या, इसमें क्यों नहीं लेंगे और ये क्यों लेंगे ये भी आपको मुझे बताना है। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि x का मान निकला है हमारा माइनस का 20। x हमने क्या माना था, x हमने माना था आयताकार की लंबाई चौड़ाई मानी थी ना, तो चौड़ाई x मानी थी, तो x कभी चौड़ाई कभी माइनस में होती है क्या, तो माइनस में तो नहीं होती ना, तो इसलिए हम इसे ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, हम लेंगे प्लस वाला यानी धनात्मक चिन्ह जो हमारा आंसर आया है। तो बस उससे हमें पता चला कि लंबाई जो हमारी निकली है, इसकी जो पार्क की लंबाई है वो 12 है, मतलब 12 नहीं है, वो चौड़ाई 12 है। चौड़ाई हमने x मानी थी ना, चौड़ाई हमारी 12 है और लंबाई क्या हो जाएगी 12 और प्लस 8 यानी 12 13 14 15 16 12 8 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है कि आयताकार पार्क की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो 20 और 12 है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब करेंगे अगला प्रश्न। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम लेंगे। ठीक है, प्रश्न देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे पूछे गए हैं कि एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई याद कीजिए। अब पहले तो आप समकोण त्रिभुज बनाओ, हमेशा बिना चित्र के ऐसे क्वेश्चन करने नहीं है सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज आपने बना लिया, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, यदि उसकी ऊंचाई कौन सी है, ऊंचाई यही तो है, ऊंचाई ये है, कर्ण ये है और ऊंचाई ये है। ठीक है, और आधार ये है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई यानी ये आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी आधार की लंबाई अगर कुछ होगी, अगर आधार की लंबाई कुछ होगी तो उससे ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमें क्या x मानना है, हमें मानना है x ये कि x ये हो जाएगा, तो उसकी आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है उसकी ऊंचाई हमें आधार की लंबाई से यानी x से 7 मीटर अधिक है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर अधिक है। बस ये हमने कर लिया, बस इसे लिख लो फटाफट कि माना आधार की लंबाई बराबर कितनी है x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई
क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x+7। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर बहुत स्लोली चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगी आधार की ऊंचाई। अब हम आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज का, बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक है। अब बस इसे कर लो, यानी इधर गुणा ऊंचाई, चलो इसे पहले लिख लो। 1/2 आधार क्या है, आधार हमारा आधार की लंबाई यानी x गुणा x और गुणा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई x+7, x+7। इसे जब 2 डिजिट एक साथ होती है ना तो उसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये पूरे का पूरा एक पद है, ठीक है। तो इसलिए एक पद को पूरा ब्रैकेट में कर लेते हैं और बराबर 30। तो बस इसे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये संख्या को उधर पहुंचा दो, बाकी तो हम इसे कर लेंगे कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x और बराबर, यहाँ इधर बटे में है उधर गुणा में पहुंच जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 हो गया, तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब चाहे तो आप इसे गुणनखंड विधि से कर लो। अगर आप गुणनखंड विधि से कर रहे हो तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, इसके गुणनखंड बनेंगे 12×5 60, 12×5 60, ऐसी संख्या जिसको गुणा करके 60 आए, ठीक है। पहली संख्या में आखिरी संख्या गुणा करते हैं, यहाँ 1 है इसलिए हम क्या करते हैं 60 एकम 60 हो गया। अब 60 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या है 7 आए, तो 12×5 60, 12×5 60, 12 को 5 में घटाकर 7 आएगा, 7 और 5 12, ठीक है। और 12×5 60 आएगा। अब देखना है हमें क्या, इसे बस यही आपको यही ध्यान देना है कि ये गुणनखंड बन गया 12×5 60, ठीक है। तो 12 और 5, 12×5 60 हो गया हमारा। अब इसमें हमें क्या करना है कि बस जहाँ x है ना ये, ठीक है, या मतलब जहाँ ये 7 है ना इसकी जगह हम 12 गुणा 7 करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 12 और माइनस 12 माइनस 5, सॉरी 12 माइनस 5 ब्रैकेट बंद, और ये x और माइनस 60 और बराबर 0। बाकी अपना आप चिन्ह अपना आप बदल जाएंगे जब आप इसे करोगे, ठीक है। तो बस आपको इस पर ध्यान देना है। तो बस ये हो जाएगा x² प्लस अंदर x की मल्टीप्लाई कर लो तो 12x माइनस 5x और माइनस 60 बराबर 0। ये बन गया एक जोड़ा, ये बन गया एक जोड़ा, तो यहाँ कॉमन लेंगे हम क्या x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 12, और यहाँ हम कॉमन लेंगे क्या, देखो जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है। अब यहाँ प्लस का बच रहा है तो यहाँ माइनस का बचना है। बस यहाँ चिन्ह हम कैसे माइनस का बदलेंगे कि ये माइनस का चिन्ह प्लस का कैसे बदलेंगे, जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो 5 से यहाँ 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या x और माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ प्लस का हो गया 10। क्योंकि देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके कि भाई जब हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये हमेशा बदलता है, ठीक है। अब इसे कर लेंगे और सॉल्व, तो ये हो जाएगा क्या x प्लस 12 एक साथ और x माइनस 5 एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब ये हम कर लेंगे सॉल्व, तो या तो x प्लस 12 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। अब x बराबर 12 वो भी माइनस का हो रहा है, या x बराबर 5 वो भी प्लस का हो रहा है। अब आपको पता है कि x का मान क्या माना था हमने लंबाई मानी थी, आधार की लंबाई x मानी थी ना। तो आधार की लंबाई x है तो लंबाई कभी x माइनस में होती है क्या, कि माइनस में तो नहीं होती ना, तो इसलिए हम ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे, हम लेंगे धनात्मक चिन्ह। तो आता है त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न कैसे किया हमने, बस यही इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये आएंगे, ठीक है। बस डिजिट आपको चेंज मिलेगी, करने का तरीका आपको वही मिलेगा, बिल्कुल सेम यही तरीका है करने का जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 और बराबर 11/30। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, पहले तो इसे हल लिखो, और ठीक है इसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है कि 1/x प्लस 4, पहले तो संख्या लिखो जो कि 1/x माइनस 7 और बराबर 11/30। अब इसमें हमें क्या करना है, हरों का ले लो लैसे, हरों का ले देखो चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ हमेशा करते हैं हम, ठीक है। और इसमें क्या करना है, हरों का लेना है लैसे, तो जब इनका लैसे हम लेंगे तो ये जीव के तो उतर जाएंगे, x प्लस 4 यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। तो जब हम इसे फिर हम क्या करते हैं, हर से लैसे को भाग करते हैं। जब इसे भाग करेंगे इससे तो ये यानी ये वाला कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या ये, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी यहाँ मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 7 की, ठीक है। और जब इससे ये का भाई इसे भाग करेंगे ना लैसे को, तो इससे ये कट जाएगा तो भाग बचेगा किससे, बचेगा क्या, बचेगा ये, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 4 की, ठीक है।
अब बस इसे हम करना है सॉल्व। तो इसे हम कर लेंगे आराम से सॉल्व। कैसे कि इसमें 1 की मल्टीप्लाई करके क्या उतरेगा कि x माइनस 7 उतरेगा, और यहाँ माइनस का साइन है, और जब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ माइनस का साइन है इसलिए इसे ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बात वही है क्योंकि हम बाद में ब्रैकेट खोल लेंगे तो सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और बराबर 11/30। ठीक है, समीकरण को हल करना है, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है इसमें। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 और बटे में इसे हम सॉल्व कर लो, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई फिर इसकी ही इसमें मल्टीप्लाई, यानी दोनों ब्रैकेट होगी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आएगा, x की x में मल्टीप्लाई करके आएगा x स्क्वायर, x की 7 में मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस का 7x, माइनस का x है, ठीक है, माइनस का 7 है, ठीक है, और फिर 4 की x में प्लस का 4x और फिर 4 की 7 में यानी माइनस का 7 चौक 28, तो 28 आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 11/30। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी हम क्या करेंगे कि इसे देखो ऊपर सॉल्व हो सकता है। ऊपर सॉल्व कैसे हो सकता है कि ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो ये तो कट जाएंगे आराम से। ये दोनों माइनस माइनस क्या है तो जुड़ जाएंगे, यानी माइनस का क्या आएगा 7 और 4, 7 और 4 आता है 11, 11 माइनस का आएगा और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा क्या कि एक्स स्क्वायर, और ये भी उल्टी चिन्ह है सेम टू सेम। अब जब उल्टी चिन्ह है तो घटेंगे 4 5 7 यानी माइनस का 3x आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है और उसके साथ चिन्ह कौन सा है माइनस का, और माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 11/30। अब आपको पता है कि यार ये भाग में है ये गुणा में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कहने का मतलब मेरा यही है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर देखो ये यहाँ बटे में भाई इसे क्या करेंगे ना, ये ऊपर भाग से ऊपर है ना तो ऊपर नीचे यहाँ गुणा में पहुँच जाएगा संख्या के पास, 11 से 11 कट जाएगा, तो आराम से हमें कटता हुआ दिख रहा है तो हम अभी काट लेंगे ना इसे। अगर नहीं कट रहा तो आप बड़े तरीके से भी कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर भी आगे जाके आपको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम कि हो जाएगा ऊपर बचेगा 1, वो भी किसका, वो भी बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 1 बचेगा, या फिर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ 11 से यहाँ काट दिया मैंने, या फिर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ बचा है 1 और बटे में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28। ठीक है, यानी मैं 1 गुणा 11 कर लूँ या जब भी तो वही आएगा ना, माइनस का 1 गुणा 11 तो माइनस का 1 बचा और यहाँ हो जाएगा 11/30। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 11। ठीक है, ये वाला 11 इधर मल्टीप्लाई में पहुँचेगा जब भी कट जाएगा, बात तो वही है ना, फिर भी 1 आएगा 1/30। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या, माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 और बराबर 1/30 हो जाएगा। अब करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कि इसकी इसमें इसकी मल्टीप्लाई, इसमें इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जू का तो उतर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 आ जाएगा और बराबर माइनस का 30 आ जाएगा। अब माइनस का 30 इधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस 28 और प्लस 30 और बराबर 0। अब इसे कर लेंगे हम, देखो संख्या को संख्या के साथ सॉल्व करेंगे ना तो घट जाएगा क्योंकि देखो उल्टी चिन्ह है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस नहीं यहाँ आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का 30 में से 28 गए तो बचेगा 2 बराबर 0। बस ये हमारा बन गया समीकरण। अब इस समीकरण से हमें देखो अगर ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि से तो कर लो, अगर आप नहीं कर सकते इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व तब आप उसे कौन सी विधि से करोगे, आप उसे द्विघाती सूत्र विधि से करोगे। ठीक है, अगर आराम से सॉल्व हो रहा है तो कर लो, अगर नहीं है बड़ी डिजिट है तो उसे क्या करेंगे हम, या नहीं हो पा रहा तो हम उसे द्विघाती सूत्र विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे देखो ऐसे गुणनखंड 2 की पहले इसमें आखिरी की पद की पहली संख्या में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाकर या जोड़कर क्या आएगा, 3 आएगा, तो 2 एकम 2, 2 गुणा 1 तो 2 और 1 2 एकम 2 होता है और 2 और 1 क्या होता है 3 होता है। तो बस ये हमें पता चला कि भाई इन्हें 2 और प्लस 1 को जोड़कर भी क्या आएगा 3 आएगा, तो हमें पता चल गया आराम से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह ये कर लेंगे 2 + 1। ठीक है, तो 2 + 1 और ब्रैकेट में x, क्योंकि देखो 3 की जगह में करा है x तो x ही है, और प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसे ओपन कर लेंगे, देखो इधर माइनस के साइन की मल्टीप्लाई कर लो चाहे x की मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस पहले x की कर लो कि 2x प्लस 1x और प्लस 2 बराबर 0। अब इसे और कर लो सॉल्व, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा क्या 1x और प्लस 2 बराबर 0। अब देखो ये 2 आपके पास, ये तो एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। अब इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लो, यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ भी हमें वही लाना है तो माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा
और यहाँ हो जाएगा x-2। जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर का ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ठीक है, और बराबर 0। अब दोनों को एक साथ लिख लो कि x-2 और x-1, जो ब्रैकेट से बाहर है उन्हें एक साथ, और जो ब्रैकेट के अंदर है उन्हें एक बार एक साथ, और बराबर 0। अब क्या करना है, अब सेम वही कि x बराबर -2 उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि देखो x-2 बराबर 0 है, तो x बराबर -2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2, या कर लो, या x बराबर 1। यही हमारा आंसर है कि x का मान क्या क्या आ रहा है, x बराबर 1 या 2, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। तो बस इस तरह के प्रश्न आएंगे पेपर में, और इसके अलावा और जो क्वेश्चन हैं थोड़े से हार्ड लेवल के भी आएंगे, तो उन्हें भी कर लेते हैं सॉल्व साथ के साथ ही। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं और 1-2 बार आए हुए हैं, और मैं कहूँगा कि 3 बार आए हुए हैं, क्योंकि बहुत बार आ चुके हैं ये, ठीक है। तो 3 क्रमागत पूर्णांक जो घनात्मक हैं, याद रख लेना, ये घनात्मक है यानी घन पूर्णांक है यानी प्लस के हैं, इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल का योग, यानी प्रथम पूर्णांक का तो वर्ग और दूसरे तीसरे पूर्णांक के गुणनफल का योग, जो यानी इसका वर्ग और इनके गुणनफल, इन दोनों का योग क्या आ रहा है, 191 है, ठीक है। तो पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं, तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले तो 3 क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कि मान लो पहला पूर्णांक 1 है, 1 के बाद भाई क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या, अगर एक मैंने पहली संख्या ले ली तो दूसरी क्या होगी 2, तीसरी क्या होगी 3, तो ये क्रम से आ रही है, तो ये क्रमागत हैं। तो अगर मैंने पहली x मान ली, तो अगर मैंने इसको x मान लिया, तो ये अगली वाली क्या हो जाएगी कि x में 1 में क्या जोड़ा कि 2 हो गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 हुआ, तो यानी दूसरी क्या हो जाएगी x+1, 1 में यानी x में 1 जोड़ा तो दूसरी हो जाएगी। और अगर हमें तीसरी ज्ञात करनी है, तो 1 में क्या जोड़ा कि तीसरी हो गई, तो 1 में हमने 2 जोड़ा, तो भाई हमें क्या पता चला कि x में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो तीसरी हमें संख्या पता चल जाएगी। तो बस यही है, हम स्टार्टिंग यहीं से करें कि माना तीनों क्रमागत पूर्णांक, तीनों क्रमागत, या फिर पहला कर सकते हो आप, पहला दूसरा तीसरा ऐसा करके थोड़ा बड़ा कर सकते हो, क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या हो जाएंगे, पहला है x, दूसरा है x+1 और तीसरा है x+2, ठीक है। ये हमने कर लिया, यानी हमने तीनों पूर्णांक लिख लिए। अब जो प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम पूर्णांकों के वर्ग, यानी पहला पूर्णांक का वर्ग यानी x का स्क्वायर, और दूसरे और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल, यानी दूसरा पूर्णांक के x+1 और तीसरा पूर्णांक यानी x+2, इनका गुणनफल का योग, यानी इन दोनों के बीचों का योग, इनका गुणनफल और इसका स्क्वायर का योग क्या होना चाहिए, 191 होना चाहिए। इस तरह हम समीकरण बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया ना कि इस तरह हम समीकरण बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेंगे, तो x² हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा प्लस, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वही करेंगे हम सेम टू सेम कि इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, तो x की x में x² हो जाएगा, और x की 2 में +2x हो जाएगा, 1 की x में +1x हो जाएगा, और 1 की 2 में प्लस का 2 हो जाएगा, और बराबर 191 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया 2x², क्योंकि ये तो 2 बार हैं, तो 2x² और +2 और 1 3x और +2 और ये इधर पहुंच गया, यानी माइनस में 191 बराबर 0। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² + 3x, और ये उल्टे चिन्ह घट जाएंगे, यानी माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा 191 है। अब उसमें से 2 गया तो 189 बचेगा, 189 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, अगर ये कट रहा है समीकरण छोटा कर लो, अगर नहीं करना आपको, अगर नहीं करना है तो आपको क्या करना है, पहली संख्या में मतलब आखिरी संख्या में पहली संख्या की गुणा करनी है, और बस गुणा करके देखो क्या आएगा। गुणा करके जो भी आएगा वो देखो कि 189 की 2 में गुणा करेंगे, 2 में 18 का 8 का हासिल लगाएगा, 2 8 16 और 1 17 का 7 का हासिल लगाएगा, 2 कम 2 और 1 3, तो 378 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर 3 आए, 378 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए, 3 आए, ठीक है। एक बार वो कंफर्म कर लेता हूँ, 2 में 18 का 8 का हासिल लगाएगा, 2 8 16 1 17 का 7 का हासिल लगाएगा, 2 कम 2 और 1 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, 378 ही है। तो इसके ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए, 3 आए, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं हम, 2 से काटेंगे, 2 189 ही बचेगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, नहीं 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 6 18 3 3 9, फिर 7 3 से कट जाएगा दोबारा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 21, सॉरी आपको तो दिखाई नहीं,
ठीक है, फिर 7 से कट जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, अब हमें ऐसे गुणनखंड बनाने हैं, दो ऐसी संख्या बनानी है, इनसे ही आपस में इनकी गुणा करके ऐसी दो संख्या बनानी है जिनको घटाकर 3 आए, या जोड़कर 3 आए। जोड़ के तो आ नहीं सकता इतने सारों में, तो घटाकर ही आएगा। तो क्या करेंगे, 7 तिया 21 और 3 तिया 9 दूनी 18, 18 और 21 बना। अब 21 18 19 20 21, हाँ सही है, 3 आ रहा है। तो बस इसकी जगह हमें क्या बनेगी गुणनखंड कि 21 और 18 हैं। ठीक है, इनकी गुणा करके यही आएगा और इनको घटाकर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2x² प्लस 3 की जगह में लिखना है 21 माइनस 18 और ब्रैकेट बंद x और माइनस 189 बराबर 0। अब सेम इसे सॉल्व कर लेंगे, अंदर x की मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए बदलने के नहीं, तो इसलिए हम सीधा ओपन कर लेंगे। ठीक है, पिछली बार माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके, पता है ना चिन्ह बदल देता है माइनस। तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस 21x माइनस 18x और माइनस 189 बराबर 0। अब इसमें देखो गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हो, मगर वो तो बहुत बड़ी विधि है। तो आप चाहो तो इसे कौन सी विधि से कर सकते हो, इसे द्विघाती सूत्र विधि से कर सकते हो। यहाँ से द्विघाती सूत्र चालू कर देना, वो आसान विधि है थोड़ी सी। ठीक है, मैं आपको वही कहूँगा कि आप क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, आप समझ नहीं पाते गुणनखंड विधि को, तो आप द्विघाती सूत्र याद कर लेना, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या कि यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स ही कॉमन आएगा बस, और कुछ तो आएगा नहीं। तो यहाँ अगर हमने एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2x और प्लस 21 बचेगा यहाँ। और ऐसे ही यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ हम माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1 ही बचना है। तो 2 अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 दूनी 18, 2 पकड़ जाएगा, बाकी जो को 2 बचेगा। 9 दूनी 18 2x और माइनस 21 ही बचेगा। 9 दूनी 18 9 एकम 9, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, और माइनस नहीं बचेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है तो अंदर प्लस का हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 2x प्लस 21 और x माइनस 9। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा कि 2x प्लस 21 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 2x बराबर 21 वो भी माइनस का, और x बराबर 21/2 वो भी माइनस का। अब ये कट तो सकता नहीं है, या फिर x बराबर 9 हो जाएगा प्लस का, यानी x बराबर 9। अब आपको पता है कि क्रमागत घन पूर्णांक है, अब ये माइनस का आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो कट गया। तो हमारा घन पूर्णांक ये हमारा निकला है x का मान, तो यानी हमारा पहली संख्या क्या हुई, पहली क्रमागत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, वो है 9। दूसरी क्या है भाई, पहली x मानी थी तो x का मान 9 आ गया। दूसरी क्या हो गई, दूसरी हमारी थी x प्लस 1 यानी 9 और 1 10, और तीसरी क्या थी, तीसरी थी x प्लस 2 यानी 9 10 11। बस यही हमारे आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक दी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर में भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, बस डिजिट आपको चेंज मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। अगर आपको डिटेल में समझनी है तो मैंने प्लेलिस्ट में उस चैप्टर की लिंक दी हुई है, यानी 4th चैप्टर की, तो उसमें सारे मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं। ठीक है, तो बाकी तो वैसे मैं समझाऊंगा तो अभी भी डिटेल में, बट बस ध्यान से समझना है। ठीक है, जैसे भी हो ध्यान से समझना है। ठीक है, प्रश्न है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी शांत जल में नाव की चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। यानी धारा की दिशा के जाने में जो समय लग रहा है, भाई नाव की धारा की दिशा में जाने में 30 किलोमीटर जाने में जो समय लग रहा है तथा धारा के विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है, दोनों को जोड़कर क्या आ रहा है, 4 घंटे 30 मिनट आ रहा है। यानी दोनों को जोड़कर जो आ रहा है वो 4 घंटे 30 मिनट का समय आ रहा है, यानी दोनों के समय को जोड़कर। तो हमें क्या करना है, नाव धारा की दिशा में लगा समय, भाई 30 किलोमीटर तक जाने में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तक वापस आने में लगा समय, तो दोनों को समय को जोड़कर 4 घंटा 30 मिनट आ रहा है, और यही हमें समीकरण बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, बस देखना है आपको और समझना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप कैसे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, पूरा समझाऊँगा। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है, हमने क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। हमने वही मान ली कि माना धारा की जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हमें दे रखा है किसकी, नाव की शांत जल में चाल।
नाव की शांत जल में हमें दे रखी है चाल। वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमें कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, नदी में और रोड पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नदी वाले बहाव और एक है रोड वाले। ठीक है, इस पे गाड़ी चल रही है, तो जैसा भी है हमें ऐसे उसे समझना है। थोड़ा सा समझ के मैं आपको बताऊंगा कैसे समझना है आपको। ठीक है, और ये नाव है। अब नाव में क्या होता है, जब हमें पता है कि भाई धारा चलती है उसमें, ठीक है, धारा चलती है भाई, नदी का बहाव भी तो चलता है। तो जब नाव से हम चप्पू से इसे पीछे की तरफ आगे की तरफ खींचेंगे, इधर की तरफ जाएंगे और बहाव भी इधर की साइड है, तो देखो नाव भी तो हम चला रहे हैं और साथ में धारा भी हमें अपने साथ खींच रही है। तो चालें जो जुड़ती है, एक तो नाव की चाल मान लो अगर हमने x मान ली और इसकी चाल हमने y मान ली, जो कुछ भी हो, ठीक है, कि ये 10 है और नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहाव की दिशा में जो कुल चाल है, यानी बहाव की दिशा में चलने पर जो चाल है वो जुड़ेंगी, यानी 10 और 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बट जो कार है, कार का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है भाई। इसमें सड़क थोड़ी ना चलती है, हम चलते हैं। अब दो कार अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो हमें पता है कि दोनों कितनी जल्दी आ जाएंगी एक दूसरे की तरफ, तो उसमें चालें जुड़ेंगी कि अगर ये 10 है ये 5 है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो कितने समय पर मिलेगी, तो उसमें जुड़ती हैं चालें। ठीक है, 10 और 5 15। और अगर एक पीछे पीछे चल रही है, इसके पीछे, तो उसमें घटती है चालें। ठीक है, बस आपको यही दोनों कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, डिटेल में समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है 4th वाले चैप्टर की, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो माना जो धारा की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की जो शांत जल में चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, जैसे मैंने अभी समझाया, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल वो हो जाएगी, चालें जुड़ती है, मैंने बताया ना कि 15 प्लस, क्योंकि 15 प्लस x यानी दोनों चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में चाल वो कितनी हो जाएगी भाई। विपरीत दिशा में ध्यान समझ लो कि जब हम नाव को इधर खींच रहे हैं और धारा का भाव पीछे की तरफ है, तो देखो वो नाव को रोकेगा ना, तो चाल घटेगी ना, क्योंकि धारा पीछे की तरफ भेजेगी और नाव हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं, तो चाल जो है वो घटेगी, तो दोनों की चाल घट जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में 30 किलोमीटर चलने में लगा समय क्या होगा, दोनों के समय ज्ञात करने हैं कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना हो जाएगा। अब समय का फॉर्मूला ध्यान से समझ लो भाई। दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल गुणा समय। क्या होता है दूरी का फॉर्मूला, चाल गुणा समय। तो इसका मतलब ये है कि इससे हम समय का फॉर्मूला बना लेंगे कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है समय, तो चाल जो गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा भाई, दूरी बटे चाल हो जाएगा और बराबर से यहाँ बचेगा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया, तो समय बराबर दूरी कितनी है 30 किलोमीटर और चाल कितनी है, धारा की दिशा में चाल है 15 बटे 15 प्लस x। अब ये जो समय निकला है ये निकला है घंटे में। ठीक है, अब ऐसी धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो समय बराबर 30 किलोमीटर दूरी है और चाल कितनी है, धारा के विपरीत दिशा में चाल है 15 माइनस x। ठीक है, तो ये हमने कर लिया और ये घंटे में ही है। ठीक है, किसमें है, घंटे में। अब प्रश्न में ध्यान से देखो कि हमें क्या कहा गया है कि दोनों के भाई धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में जो और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने में जो समय लगता है वो 4 घंटे 30 मिनट है, यानी दोनों के समय को जोड़कर 4 घंटे 30 मिनट आ रहा है। ठीक है, यही तो कह रहा है कि दोनों के समय को जोड़कर 4 घंटे 30 मिनट का समय बन रहा है। तो यानी दोनों के जो समय है इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, 4 घंटे 30 मिनट का समय बनेगा, यानी 30 बटे 15 प्लस x और प्लस 30 बटे 15 माइनस x बराबर 4 घंटे 30 मिनट।
अब 4 घंटे 30 मिनट को हम कैसे बदलेंगे भाई? 4 घंटे 30 मिनट को 30 को हम 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि देखो मिनट में है ना, हमें घंटे घंटे में समय मिला था, ठीक है, हमारा जो समय था वो घंटे घंटे में था, मगर ये तो मिनट में भी है। अब मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं भाई? 4 घंटे तो हमें पता है, 30 मिनट को हमें घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करनी पड़ेगी, 0 से 0 काटो और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 4 सही 1/2, ठीक है। अब 4 दूनी 8 9, यानी 9/2 हो जाएगा। और यहाँ ले लेंगे हम क्या, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ दोनों एलसीएम आ जाएंगे, 15 + x और 15 - x, ठीक है। तो जब इससे इसे भाग करेंगे और बराबर में क्या है, यहाँ तो लिख लो 9/2, ठीक है, 9/2 है यहाँ, ठीक है। 4 दूनी 8 और 9, तो 9/2 हो गया, ठीक है। तो जब इससे इसे भाग करेंगे पूरे को, हर से एलसीएम को भाग कर देना, तो ये से ये कट जाएगा तो बचेगा ये, तो ऊपर गुणा किसकी हो जाएगी, 15 - x की, और इससे जब इसे भाग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर गुणा होगी 15 + x की, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 × 30 = 45, यानी 450 - 30x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ 450 + 30x हो जाएगा। और याद रखना है इसे ब्रैकेट में रखना है, अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो इसे ब्रैकेट में रख लेना। अब देखो ये 30x से तो 30x कट जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस का है, ये माइनस का एक ही लाइन में है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, इनके नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई देखो, ये a + b, a - b का फॉर्मूला लग रहा है, बट आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर लो इस ब्रैकेट में, पूरे इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हमें पता ही है कैसे होती है। 450 हो जाएगा 900, और जब 15 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 15 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225, 15 15 225 होता है, ठीक है। 15 में फिर x की करेंगे तो ये हो जाएगा -15x, फिर x में 15 की यहाँ +15x हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा हमारा क्या, x में x की, यानी माइनस का प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बराबर 9/2 चल रहा है यहाँ। अब आपको दिख रहा है यहाँ से भी कट जाएगा आराम से। अब तो एक बार और लिख लिया है हमने, क्या करा था हमने, इसे काटा था, क्योंकि ये एक प्लस का था, एक मतलब एक प्लस का था, एक माइनस का था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18, तो 1800 तो 1 हो जाएगा। अब 9 में इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है, जो बच रहा है ये तो कट चुके। तो 9 में जब 225 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 = 45 का 5 का हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 19 20 की 22 का 2 का हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 19 20, तो ये आया, और यहाँ आया माइनस का, ठीक है। 9 में इसकी मल्टीप्लाई होनी है 9x²। अब या तो आप 9x² को उधर ले जाओ, क्योंकि प्लस में हो जाएगा, और फिर से इधर उधर करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे, या फिर संख्या को उधर ले जाओ, ऐसे ऐसे ही रहने दो। तो 9 माइनस का 9x² बराबर 1800, और -20 25 हो जाएगा। अब जब इसे माइनस करेंगे हम, तो माइनस का 9x² तो यहाँ चलेगा ही, और जब इसे माइनस करेंगे उल्टे चिन्ह घटेंगे, तो इसमें से इसे माइनस करके 225 आएगा, तो 225 आएगा, वो भी माइनस का। अब यहाँ हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा कितना, 225/9 हो जाएगा। अब x बराबर, क्योंकि स्क्वायर है उधर जाके रूट में हो जाएगा, √225, और बटे में हो जाएगा 9, और x बराबर हो जाएगा 225 किसका है, 15 का है, और 9 किसका है, 3 का है, तो 3 × 5 = 15, तो बस x का मान हमारा क्या निकल गया है, x बराबर 3, यही में x बराबर 5, ठीक है, 5। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था धारा की चाल, तो धारा की चाल हमारी क्या निकली है, धारा की चाल हमारी निकली है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न हमने कैसे किया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पेपर में 2 या 3 बार पूछा गया है। चेंज डिजिट बिल्कुल चेंज करके, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था, बस डिजिट जो है वे चेंज थी, ठीक है, डिजिट चेंज थी, तो बस इतना आपको समझना है। अब इसे आपको कैसे करना है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 117 मीटर² है, यानी वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। अब वर्ग आपको पता है ना, स्क्वायर होता है, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अब हमें क्या करना है कि माना हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें बस यूँ दे रखा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग, यानी दोनों के क्षेत्रफलों को प्लस करके 117 आ रहा है, और दोनों के परिमापों का अंतर, यानी दोनों के जो परिमाप हैं उनको माइनस करके क्या आ रहा है, 12 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि माना एक वर्ग की भुजा क्या है, वो है x मीटर, ठीक है। x मीटर हमने एक वर्ग की भुजा मान लिया। अब हमें दूसरे वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात होगी, आपको क्षेत्रफल से नहीं निकालना है बस, क्योंकि आसान पड़ेगा हमें परिमाप से, ठीक है।
हमें क्या कह रखा है कि इसके वर्ग की भुजा, भाई हमने मान ली है इसके वर्ग की भुजा जो है वो x मीटर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, यानी 4 लिख लो इसे, चले 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा एक्स, यानी 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x मीटर। अब हमें दे रखा है दोनों के परिमापों का अंतर जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, कि दोनों के परिमापों का अंतर, यानी प्रश्नानुसार पहले वर्ग का परिमाप, इसे लिख लो, आप समझ जाओगे आप बिल्कुल, कि पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, दोनों का अंतर कहा था ना, दोनों का अंतर कितना है, 12 है। ठीक है, 12 मीटर है। यही हमें प्रश्न में क्या रखा था, पहले वर्ग का परिमाप हमने इसे मान लिया, चलो ये बड़ा है। ठीक है, तो क्या है, ये है 4x, तो 4x माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, या फिर इसे दूसरा वर्ग कर लेते तब भी सही होता। ठीक है, माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर है 12 मीटर। ठीक है, अब हमें ये कह तो दिया, हमने कर भी लिया इसे। अब भुजा याद कर लो, इसी से हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। कैसे, कि भाई हमें पता है कि 4x, चलो इसे उधर लेके चले आओ, और ये 4x और माइनस 12 इधर आ गया। ठीक है, और ये इधर, क्योंकि ये माइनस में है ना, जिससे हम निकालना होता है वो प्लस में होना चाहिए, और बराबर दूसरे वर्ग का परिमाप। ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना बड़ा मैं आपको, वरना तो मैं 2 मिनट में कर देता इस क्वेश्चन को। तो दूसरे वर्ग का परिमाप, अब दूसरे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला भी क्या होगा भाई, 4 गुणा भुजा ही तो होगा, 4 गुणा भुजा ही तो होगा। दूसरे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला भी तो 4 गुणा भुजा ही होगा, तो वो आ रहा है 4x माइनस 12। ठीक है, अब यानी ये 4 गुणा में है तो इधर जाके इसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भुजा जो ज्ञात होगी, हमें ज्ञात होगी 4x माइनस 12 बटे 4। अब ये 4 देखो, इसमें ये 4 कॉमन हो सकता है, चाहे तो आप इसे भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, भुजा ये भी है, मगर आप कॉमन लोगे तो आपको एक सिंपल सी संख्या मिल जाएगी, मतलब सिंपल सी एक डिजिट मिल जाएगी। कैसे, कि भुजा बराबर 4 ब्रैकेट x, जब हमने इसमें से ऊपर में से 4 ब्रैकेट कॉमन ले लिया, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, कि बचेगा x माइनस 4 दिया 12, 3 बचेगा, और बटे में 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 3, यानी भुजा जो ज्ञात हुई है हमें, दूसरे वर्ग की भुजा हमें ज्ञात हुई है x माइनस 3। ठीक है, यही मीटर में हमें ज्ञात हो गई है। यानी पहले वर्ग की भुजा क्या थी, पहले वर्ग की भुजा थी 4x मीटर, और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो x माइनस 3 है। ठीक है, अब हमें क्या रखा है प्रश्न में, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग जिनकी भुजा में ज्ञात हुई है, इनका योग जो है वो 117 मीटर स्क्वायर है। यानी दोनों के क्षेत्रफलों का, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 117 आ रहा है। ठीक है, तो यानी हम कहेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी उसकी भुजा का स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का, इसे लिख रहा हूँ कि भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो यानी x का स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इसकी भुजा का भी स्क्वायर, यानी x माइनस 3 का स्क्वायर, और बराबर 117 आ रहा है। ठीक है, ये हमें क्या रखा है, तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला है, अगर नहीं आता तो 2 बार ब्रैकेट करके इसे लिख लो। ठीक है, ऐसे करके, कि इसे कहाँ दिखाऊँ, ऐसे दिखाऊँ कि ये हो गया आपका कि x माइनस 3 और x माइनस 3, अब इसकी गुणा कर लो। ठीक है, ऐसे इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें। ठीक है, ऐसे गुणा कर लो इसे, अगर आपको नहीं आता ऐसे करना तो आप ऐसे गुणा करके लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इसे कैसे, कि a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा a यानी x माइनस b गुणा a यानी 3, और प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो b का यानी 3 तिया 9, सीधा कर दूँ मैं 9। ठीक है, 3 तिया 9, 9 का भाई 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा, तो 117। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9, और ये इधर पहुँचा दो संख्या के पास, माइनस 117 बराबर 0, द्विघात का समीकरण बन जाएगा ये। ठीक है, ये समझ के करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6x, और 117 में से देखो उल्टी चिन्ह घटेंगे, तो 117 में से जब 9 घटेंगे तो बचेंगे, 9 घटाएंगे तो 108 बचेगा।
ठीक है, माइनस का 108 बराबर 0। अगर ये आप बड़ा आपको लग रहा है किसी एक ही डिजिट से तीनों डिजिट कर सकती है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, और क्योंकि छोटा हो जाता है ना थोड़ा आसान से कर लेते हैं हम, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 54 हो गया। तो हमारा नई समीकरण क्या बना कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 54। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसे द्विघाती सूत्र विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने यहाँ बराबर 0 नहीं लगाया था तो मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ये हमें द्विघाती सूत्र विधि से करना है। अगर नहीं कर सकते हो आप, अगर आपको गुणनखंड विधि में परफेक्ट हो तो आप गुणनखंड विधि से करो। आप अगर द्विघाती सूत्र विधि आपको अच्छी तरीके से आती है तो आप द्विघाती सूत्र विधि से करो। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल सच्ची में आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, फॉर्मूले के बारे में, आपको इसे सॉल्व करने के बारे में कुछ नहीं पता, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप द्विघाती सूत्र विधि से ही करना। ठीक है, मैं इसे गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ, तो द्विघाती सूत्र विधि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड विधि से। हमें ऐसे गुणनखंड जिसको 54 कैसे गुणनखंड जिनको घटाकर 3 आए, तो 9 6 54 होता है, तो 9 में से 6 घटाकर 3 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह हम 9 माइनस 6 कर देंगे और ब्रैकेट एक्स और माइनस 54 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। अब एक्स माइनस ब्रैकेट 9, पहले एक्स की मल्टीप्लाई कर लो, 9x माइनस 6x और माइनस 54 बराबर 0, और x अब यहाँ माइनस की कर लो, तो माइनस 9x और प्लस 6x माइनस 54 बराबर 0। ठीक है, यहीं कर रहा हूँ मैं ताकि आपको साफ समझ में आए। ठीक है, तो ये दो जोड़े बन गए हैं, और चाहे तो इन्हें एक बार कॉमन लिख सकता हूँ मैं कि x यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ अच्छा एक्स स्क्वायर चल रहा है, x मैंने कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा है x माइनस 9, और यहाँ प्लस का 6 अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 ही बचेगा और बराबर 0। अब ये एक बार ब्रैकेट में दोनों को एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 और x प्लस 6। अब या तो x बराबर 9 आएगा, क्योंकि x बराबर 9 बराबर से उधर पहुँच के माइनस का 9 प्लस का 9 में बदल जाएगा, या x बराबर माइनस का 6। अब माइनस का 6 हम नहीं ले सकते क्योंकि ऋणात्मक मान है, आपको पता है ना। वर्गों की भुजा, कोई भी वर्गों की भुजा, किसी वर्ग की भुजा आपको माइनस में नहीं मिलेगी, भुजा माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो या तो x बराबर, या तो आप कह सकते हैं कि या तो बड़े हमने x क्या माना था, पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा क्या है, वो है 9, और दूसरे वर्ग की क्या थी, x माइनस 3 थी, तो यानी 9 माइनस 3 यानी हो गई 6। ठीक है, और यही मीटर में है ये। ठीक है, ये भूलना मत, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो डाउट हो तो पूछ लेना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अगर कुछ पूछना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप आराम से बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी 100% पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, अभी सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन पे भी सेट कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो करना ही है, और शेयर करो अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।